सतपाल मलिक जी के साथ जो हुआ, उनके अंतिम समय में सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी उनको जो है श्रद्धांजलि नहीं दी गई। इसलिए देश के किसानों ने, देश के कमेरों ने और देश के सिविल सोसाइटी के लोगों ने ये तय किया है कि उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि पेश करेंगे। 27 तारीख को ये कार्यक्रम डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन यानी कि रानी झांसी रोड पर ये रखा गया है और सुबह 10:30 बजे से लेके और दोपहर 3 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। इसमें हम लोग जो लखीमपुर में 4 किसान शहीद हुए थे किसान आंदोलन के दौरान, उसमें एक मीडिया कर्मी भी शामिल था, हमारा मित्र था, और उसके अलावा 750 किसान जो शहीद हुए किसान आंदोलन के दौरान, वो लोग पहलगांव में और पुलवामा में जो शहीद हुए, जिसमें हमारे सिविलियंस भी थे, जिसके नाम पर प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और ऑपरेशन सिंदूर के चलते आज तक जो रिस्पॉन्सिबल थे, जिनके द्वारा वो पहलगांव की घटना को 22 अप्रैल को दिया गया अंजाम, वो लोग आज तक पकड़े नहीं गए। एक फ़ोटो जारी हुई और उसके बाद ये बता दिया गया कि वो लोग भी जो हैं वो मिल नहीं रहे हैं, वो फ़ोटो भी गलत बताई गई। तो इसका मतलब ये है कि सवाल ये खड़ा हो जाता है, क्या सरकार दोषी है पहलगांव के जो नरसंग हत्याकांड हुआ उसमें? और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से सरकार ने पाकिस्तान के साथ लड़ाई शुरू की और उसके बाद जब जीत के कागार पे थे, हमारी आर्मी और एयरफोर्स पूरी तैयार थी, उसके बाद उनको विड्रॉ कराया गया सीज फायर के जरिए और डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि ये सीज फायर हमारे कहने पे हुआ है। तो बहुत सी तमाम चीज़ें हैं जिस पर शंका की सुई जो है वो सरकार पर जाती है। तो ये सरकार क्या किसी के कहने पे चल रही है? क्या इसका जो बटन है किसी और के हाथ में है? और किसानों की समस्या तो आज तक दूर नहीं हुई, क्योंकि MSP को लेकर कहा गया था कि MSP पर एक कमेटी बनेगी। आपको याद होगा 11 दिसंबर 2021 में एक चिट्ठी ज्वाइंट कमिश्नर एग्रीकल्चर से हमारे आई थी, उसमें कहा गया था कि MSP की कमेटी बनेगी, जिसमें 4-5 मेंबर जो हैं SKM के होंगे और 5 मेंबर जो हैं वो सरकार की तरफ से होंगे। छोटी कमेटी बनाई जाएगी जिसपे MSP को देशव्यापी कैसे करना है, पराली के कानून पर और बहुत सारी चीज़ों पर फैसले होने। आज तक उस MSP कमेटी की क्या मीटिंगें हुई, कौन वो लोग थे जो MSP कमेटी में शामिल हुए? क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने तो अपना हाथ पीछे कर लिया था। जब उन्होंने कहा कि 4 आदमी अपने भेज दीजिए तो उन्होंने 32 नाम अपने ही तय कर लिए। तो किसानों को पता लग गया, समझ में आ गया कि ये 32 मेंबरी कमेटी जो है ये सरकारी कमेटी है, यही सब डिसाइड करेगी। तो हम तो उसमें गए नहीं। तो उनकी मीटिंगों में आज तक कोई मिनट्स ऑफ द मीटिंग नहीं पता लगे। आज तक ये समझ में नहीं आया कि उस मीटिंग में फैसला क्या हुआ। लास्ट मीटिंग उसकी जुलाई 2024 में हुई और उसके बाद आज तक MSP पर कोई समझौता या कोई डिक्लेरेशन सरकार द्वारा नोटिफिकेशन नहीं किया गया है कि मंडी में MSP मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फिर पराली की समस्या थी, तो पराली की समस्या पे आपने जस्टिस गवई को सुना सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि पराली पे कुछ किसानों को अरेस्ट करना चाहिए। और जब पराली का कानून पे, जब विधेयक पे बात हो रही थी, तो ये कहा गया था कि किसानों को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, जो लोग जान के आग लगाते हैं उनको फाइन किया जाएगा। और हरियाणा में किस तरीके से पकड़ पकड़ के किसानों को पराली के कानून के तहत फाइन भी लगाया गया, अरेस्ट भी किया गया, पंजाब में भी और हरियाणा में भी। और एक तरीके से दिल्ली NCR में ये खबर फैला दी गई कि जितना प्रदूषण होता है वो किसानों की वजह से होता है, किसानों को दोषी ठहराया गया। अब तो पराली नहीं जल रही पिछले साल से, तो अब क्यों धुआं आ रहा है? तो ये इसके साइंटिफिक रीजंस ना पता करने के, मतलब उस साइंटिफिक रीजंस को मद्देनजर ना रखते हुए ये लोग यही करते हैं, ये किसानों को हर चीज के लिए दोषी ठहरा देते हैं। वाटर टेबल कम हुआ, किसान दोषी हैं। पराली हुई, पोल्यूशन हुआ, किसान दोषी है। तो ये चीजें हम लोगों को देखनी पड़ेंगी। और जिस तरीके से पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को पंजाब पे थोपा जा रहा है, आपको याद होगा जीरा डिस्टिलरी पे एक बहुत बड़ा मामला भटिंडा में आया, जिसमें रिवर्स बोरवेल के जरिए अल्कोहल बनाने वाली फैक्ट्री जो है वो रिवर्स बोरवेल के जरिए पानी को वापस जमीन में डाल रही थी और वही काला पानी 10 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर लोगों के गुरुद्वारों में, गांव में, घर में निकल रहा था। भटिंडा में जो कैंसर हॉस्पिटल है, लाखों की तादाद में लोग, संख्या में लोग अब वहां जाते हैं। और इसका एक आपने देखा होगा मीडिया में भी कि भटिंडा जो ट्रेन जाती है वो कैंसर ग्रसित पेशेंटों से भरी होती है। ये जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री का नाम है, जब हम इसको लेकर चंडीगढ़ में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अलावा NGT में गए, NGT में जाने के हमें आदेश भी हुआ कि इस यूनिट को बंद करा देना चाहिए। तो इन्हीं के वकील
पिनाकी मिश्रा वहां पे आते हैं एनजीटी कोर्ट में, कहते हैं जी 150 केएलडी का तो हमारा जो प्लांट है अल्कोहल का, वो आप कह रहे हैं पोल्यूटिंग है, उसको हम बंद कर देते हैं। पर पंजाब जो पोल्यूशन बोर्ड है उसमें जो दूसरा प्लांट है एथेनॉल का, उसको हम बंद नहीं करेंगे क्योंकि एथेनॉल से पोल्यूशन कम होता है। एथेनॉल से पोल्यूशन कम होता है या एथेनॉल से पोल्यूशन कम नहीं होता है वो बात का विषय है, पर जिस फैक्ट्री को बंद करने की आदेश हो गया उसको आप अलग अलग कैसे दिखा सकते हैं कि 150 लीटर की फैक्ट्री अलग है, 180 लीटर की फैक्ट्री अलग है, 100 लीटर की फैक्ट्री अलग है। तो ये एनजीटी हो, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हो या कोई भी माननीय कोर्ट का आदेश हो, आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। सभी संस्थानें, सभी जिनका काम है एनवायरनमेंट को देखना, इकोलॉजी को देखना, किस तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं, किस तरीके से जंगल काटे जा रहे हैं। हसदेव के जंगल आपने देखे, अभी असम की खबर आई कि एक क्रिकलिंग प्लांट जो सीमेंट का लगाना है अदानी को सैंक्शन हो गया। 1 रुपए में आपको टूथपेस्ट नहीं मिलता, 1 रुपए में बच्चे की टॉफी नहीं आती, 1 रुपए में अदानी को जमीन कैसे मिल जाती। सवाल ये खड़ा होता है कि क्यों इन लोगों को वित्तपोषित किया जा रहा है। अभी पिछली खबर आपको बता देता हूं, 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर के लोन देने के लिए कॉर्पोरेट को एक सैंक्शन किया गया है आरबीआई के द्वारा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 10,000 करोड़ से ऊपर के लोन इन कॉर्पोरेट्स को दिए जाएं। इसका मतलब यह है कि आपका और हमारा सेविंग्स का पैसा, हमारे धान का, फसल का, गेहूं का पैसा, वो सब पैसा जो बैंकों में जमा होगा वो सब्सिडी में तो नहीं मिलेगा, ना किसान को सब्सिडी मिलेगी, ना आम आदमी को सिलेंडर मिलेगा, पर वो पैसा कॉर्पोरेट को लोन में जरूर मिल जाएगा एयरपोर्ट डेवलप करने के लिए, पोर्ट डेवलप करने के लिए, संसाधनों को डेवलप करने के लिए। तो एक तरीके से ऑर्गेनाइज लूट इस देश में हो रही है। उस लूट के खिलाफ ये हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा विषय जो इलेक्शन का खड़ा हो गया है कि जो इलेक्शन मैकेनिज्म है उसमें वोट चोरी हो रही, और उस वोट चोरी में जिस तरीके से लोगों के अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है, 1 पर्सन 1 वोट 1 नेशन का जो डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का है, उसका हनन हो रहा है। किस तरीके से वोटों को बढ़ाया घटाया जाता है और कांग्रेस पार्टी या जो भी विपक्षी पार्टियां हैं उनके लोगों को, उनके कैंडिडेट्स को हराया जाता है। एक पिटीशन और दाखिल की हम लोगों ने ब्यौरा पाने के लिए कि अगर 40 लाख रुपए खर्चे का ब्यौरा आपका है, उससे ज्यादा खर्चा अगर आप कर रहे हैं तो आपका जो आप अगर एमएलए बन गए, एमपी बन गए, तो वो भी समाप्त होना चाहिए। एक पिटीशन हमने और डाली लुधियाना वेस्ट में एमएलए के खिलाफ। तो बात सारी ये आ जाती है कि बहुत सारी चीजें हैं जिसमें डेमोक्रेसी में चेक एंड बैलेंस होते हैं, उन चेक्स और बैलेंसेस को इन्होंने खत्म कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कब्जा कर लिया। आज वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वोट चोरी फैक्ट्री लगाकर वोट चोरी करवा रही है। इस वोट चोरी को रोकना है, संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, किसान को बचाना है। इस सब की लड़ाई हम 27 तारीख को श्रद्धांजलि देकर सतपाल मलिक जी, पहलगांव, पुलवामा के शहीद और 750 किसान और लखीमपुर में जो किसान शहीद हुए, उनको हम अपने तरफ से वो करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे, उनका सम्मान करेंगे और इस देश में इस लोकतंत्र के खतरे को समाप्त करने की लड़ाई को और पैना मजबूत करेंगे। आज की डेट में किसान हो, कमेरा वर्ग हो, छात्र हो या आम आदमी हो, वो सब ग्रसित हैं। आपने देखा अभी हाल ही में जीएसटी पर किस तरीके से इन्होंने कहा कि हमने जीएसटी को 2 स्लैब में कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसान के ट्रैक्टर पर 18% जीएसटी लेते हैं, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है? आपको पता है जहां पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलना है वहां पे तो आपने 18% जीएसटी लगा दिया, जहां पर रॉ मटेरियल मिलना है वहां पे आपने 18% जीएसटी मिला दिया, एंड प्रोडक्ट पे आपने 5% जीएसटी लगा दिया। एक आदमी की किताब है, उस किताब की जिल्द जो है उस पर 18% जीएसटी है, उसके कागज पे 18% जीएसटी है। अगर वो किताब बनाएगा तो वो जब 18% जीएसटी देगा तो 5% कंसोलिडेट स्कीम में कैसे पैसा वसूल करेगा? तो चीजें महंगी हो जाएंगी। आप कहते हैं जीएसटी के 2 स्लैब हैं, जीएसटी के 2 स्लैब नहीं है, जीएसटी के कई स्लैब हैं। जैसे रावण के कई सिर होते हैं वैसे जीएसटी के भी कई स्लैब हैं। वो सब बात डिपेंड करती है कि आप इनपुट टैक्स कैसे लेते हैं, आईजीएसटी को कैसे करते हैं, किस तरीके से आप। तो किसान को इस बात का ज्ञात है, उसको पता है कि फार्म इक्विपमेंट पे, बीज पे, खाद पे, ट्रैक्टर पे किस तरीके से उससे जीएसटी वसूली जाती है। और जब वो अपना दाम लेने मंडी में जाता है, 1 रुपया, आप प्याज खरीदते हैं 25 रुपया किलो, आप टमाटर खरीदते हैं 40 रुपया किलो, किसान को मिलता है 1 रुपया किलो। उसमें भी रेट काटे जाते हैं, उसके ट्रांसपोर्टेशन के रेट काटे जाते हैं, मंडी के रेट काटे जाते हैं, कमीशन काटी जाती है, नेट उसको कुछ नहीं मिलता है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ये बात जो है हम लोग आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब किसान और देश का कमेरा वर्ग साथ खड़ा हो गया है। महिलाओं के खिलाफ भी जो पीड़न हो रहा है उसमें भी
हम लोग उसका संज्ञान ले रहे हैं और अब इस देश में एक नई क्रांति होगी जो इस सरकार को समझाएगी कि लोकतंत्र का असली मायने क्या है। जो लोग जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए मरे या मारे गए, उन सबको भी श्रद्धांजलि दी जाएगी, ताकि ये देश लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता ने यह ठाना है कि हम अपने उस हर देश के नागरिक को श्रद्धांजलि दें और हमारी ड्यूटी बनती है जो भी किसी भी तरह से किसी भी हद तक राष्ट्रीय अपराध की शिकार हुई है। राष्ट्रीय अपराध साथियों वो है जब राष्ट्र की जिम्मेदारी जिन लोगों पे है उनको संविधान के तहत इस देश के लोगों की का मान सम्मान स्वाभिमान बचाने की जिनकी जिम्मेवारी है, उसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी है, वही लोग लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे अपने ही देश के लोगों से मिलिट्री पैरामिलिट्री या पुलिस के जरिए लोगों की आवाज़ दबाने के लिए अगर जो लोग मारे जाते हैं, मैं उसको राष्ट्रीय अपराध की श्रेणी में गिनता हूँ। इसके लिए इस देश में कानून की जरूरत पड़ेगी और आने वाली सरकारें इस पे कानून बनाएगी, ऐसे मुझे उम्मीद है कि ताकि कोई भी आदमी सत्ता में के नशे में चूर होके ब्यूरोक्रेसी की मदद लेके पुलिस प्रशासन की मदद लेके लोगों की आवाज़ दबाने का काम ना करें और लोगों के सामने उनको अपराधी घोषित करके ये मरने मारने का जो कार्यक्रम है ये लोकतंत्र में और सिविल सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक है। और साथियों, बाढ़ के दौरान भी लोग मारे गए, मणिपुर में भी लोग मारे गए और देश के SC ST एक्ट को जब आमूल चूल परिवर्तन जुडिशरी ने एक अपराध किया था, इंटरप्रिटेशन में जो अपराध बहुत बार जुडिशरी करती है इस देश में, तो देश के मालिकों ने खड़े होकर सड़कों पे जब उसका विरोध किया, जब अपनी खुद की अदालत लगाई, तब वो कानून दोबारा रीइंस्टेट हुआ, जिसको अभी भी डाइल्यूट करने की कोशिश है। उस वक़्त भी हमारे बहन भाई इस देश के नागरिक मारे गए, उनको भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। समाज का कोई भी तबका इस देश में, एक इंसान की जान का मतलब है पूरे देश की जान, एक इंसान की जान, एक हमारे नागरिक की जान, एक हमारे भाई बहन की जान, जिसकी भी अपराध के बहाने, लॉ एंड ऑर्डर के बहाने, डेमोक्रेटिक प्रदर्शन करने के दौरान या किसी को आतंकवादी, नक्सलवादी, देशद्रोही, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या कह के मिसयूज जब किया जाता देश की फोर्सेस का, गलत तरीके से, लीगल तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन की चादर ओढ़ के, ऐसा अपराध है राष्ट्रीय अपराध और ऐसे अपराधियों का नाम है राष्ट्रीय अपराधी। इस देश में कानून की जरूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत हो चुका, सिर पानी से ऊपर उठ गए। अब ये श्रद्धांजलि सभा है और इस श्रद्धांजलि सभा में हम देश के हर नागरिक को और आसपास दिल्ली के पास जो भी लोग हैं, सभी समाजों के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इवन माइनॉरिटी समाज के साथ भी कई अपमानजनक घटनाएं हुई और वो लोग भी मारे गए, उन सबको भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसलिए पूरे समाज से, देश के असली मालिकों से निवेदन है, इस कार्यक्रम में सब अपनी भागीदारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और पहुंचकर पूरी ज़िंदगी गौरवान्वित फील करें कि हम ऐसे मौके पे एक ऐसी नई पहल के अंदर, एक ऐसी डेमोक्रेटिक सिद्धांतों के अनुसार श्रद्धांजलि में शामिल हुए थे जो पहली बार देश में हो रही है। और इसमें सबसे ज़्यादा मैं इस सहयोगी होने के नाते और इसमें जो सहयोग दे के मोटिवेट करने में सबसे ज़्यादा बड़ा रोल रहा मिशन जय भीम का, जिन्होंने बिल्कुल कदम से कदम मिला के हर उस काम में वैचारिक तौर पे भी और जगह तय करने में भी और हर बात में जो एक कार्यक्रम करने के लिए जो जरूरत होती है, उस हर काम में दिशा निर्देश भी, सहयोग भी, वैचारिक योगदान भी और कंधे से कंधा मिला के मिशन जय भीम इस प्रोग्राम के अगुवा के रूप में हमारे साथ इस मंच की मुख्य रीढ़ की हड्डी के रूप में काम कर रहा है। तो साथियों, देश के लोगों से, दिल्ली में खासतौर पर रहने वाले लोगों से, दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों से, और इसके जरिए हम मैसेज ये भी देना चाहते हैं कि देश में किसानों को श्रद्धांजलि देने का ये पहला प्रोग्राम देश में हो रहा है। ये प्रोग्राम बहुत दिन पहले हो जाना चाहिए था। इस प्रोग्राम के अंदर कुछ मुख्य मांग, कुछ मुख्य बातें बाद में प्रोग्राम वाले दिन रखी जाएंगी जो देश के अभिमान को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। उन बातों पे पूरी टीम डिस्कस करके तय करेंगी और उस दिन सबको बताया जाएगा। तो इसलिए सबसे अनुरोध है कि सब इस भारी से भारी संख्या में हर समाज के लोग इसमें ज़रूर पहुँचें, क्योंकि ये देश के स्वाभिमान के लिए एक श्रद्धांजलि प्रोग्राम है। इसमें श्रद्धांजलि दें अपने देश के हर उस नागरिक के जिसके साथ अन्याय हुआ है और
इसका हिस्सा बने और आने वाली पीढ़ियों का और आज जो हम लोग हैं उन सब के स्वाभिमान को कोई ठेस पहुंचाने की हिम्मत ना करे फ्यूचर में इस देश में, कानून के नाम पे या शासन के नाम में। संविधान के बाद शासन नहीं, सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था, मानवीय व्यवस्था की स्थापना की ड्यूटी है सरकारों की, राज करने की नहीं। यहाँ राज नहीं है, ना कोई राजा है। यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। यहाँ सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, सिस्टम ऑफ लॉ है। क्योंकि रूल का मतलब होता है डंडा। जब रूलर नहीं तो रूल काहे का? तो रूल नहीं, ये शब्द भी गलत हैं, बदलने होंगे। और मानवीय व्यवस्था स्थापित करने में, योगदान देने में फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए, ये मंच लगातार मंथन करेगा और मंच मजबूती से प्लेटफार्म देश के लोगों को मुहैया कराएगा। थैंक यू वेरी मच। सब लोग इसमें हिस्सा लें, सब लोग प्रचार प्रसार खुद करें और अपने खर्चे से, अपने तौर तरीके से इसमें भारी संख्या में पहुंचने की कृपा करें। धन्यवाद। आने वाली 27 सितंबर 2025 को सुबह 10:30 बजे डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, करोल बाग में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। उस आयोजन के तहत न केवल सत्यपाल मलिक जी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जिनका अपमान भारत की सरकार ने किया, बल्कि इसके साथ साथ पुलवामा के शहीदों को भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, पहलगाम के शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 2 अप्रैल 2018 को एट्रोसिटी एक्ट के डायल्यूशन के खिलाफ आंदोलन में शहीद हुए शहीदों के लिए भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। संसद पे हमले के दौरान सुरक्षा गार्डों की जो हत्या हुई उनको भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। किसान आंदोलन के दौरान जो 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, हम उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और संविधान की रक्षा के लिए समय समय पर किए गए आंदोलनों के दौरान सत्ता के द्वारा लाठीचार्ज में और गोली चलाने के दौरान भी जो लोग शहीद हुए उनको भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि जब कोई नेचुरल कोई क्लैमिटी आती है, जैसे बाढ़ आती है और बाढ़ में किसान तबाह हो जाते हैं, कई बार सरकारें मुआवजा देती हैं लेकिन वो मुआवजा केवल किसानों तक पहुंचता है, लेकिन उस खेत में मजदूरी करके अन्न उगाने का काम जो मजदूर करता है उसके हिस्से में कुछ नहीं आता। उसके भी हिस्से में कुछ आना चाहिए। जब खेत की ज़मीन एक्वायर होती है तो ज़मीन के मालिक को तो एक्वायरमेंट पे पैसा मिलता है, लेकिन उस खेत पे जो मजदूर निर्भर था, जो खून पसीना बहाकर वहाँ फसल उगाया करता था, उस मजदूर को भी कंपनसेशन में हिस्सा कुछ मिलना चाहिए। और इस सब के साथ साथ सरकारों के द्वारा लगातार जो संविधान के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है, आप सब जानते हैं कि किस तरीके से 1935 के एक्ट से पहले 24 सितंबर 1932 को जो पूना पैक्ट हुआ उससे पहले भारत के अंदर वोट डालने की प्रक्रिया में वोट का अधिकार इनकम टैक्स पेई, बड़े लैंडलॉर्ड्स और ग्रेजुएट्स को था। लेकिन देश के गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, तमाम वर्गों को संविधान के तहत 1935 के एक्ट के तहत वोट डालने का अधिकार, 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू, ये जो सुनिश्चित कराया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने, आज वो पूरी तरह डाइल्यूट हो रहा है। एक तरफ ईवीएम के द्वारा वोट की चोरी और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन व शासन के द्वारा मिली भगत से, सत्ताधारी पार्टी की मिली भगत से लोगों की न केवल वोट की चोरी हो रही है बल्कि पूरे के पूरे चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। एक एक एड्रेस पे हजारों हजार वोट बनाए गए, कई सौ वोट है तो कई हजार वोट हैं। वो वोट किनकी हैं? 5 साल में 32 लाख वोट बनते हैं किसी राज्य में, फिर 5 महीने के अंदर 39 लाख बन जाते हैं। ये सब जो घालमेल चल रहा है, जो अलग अलग चुनाव क्षेत्र का डाटा निकल के अभी
प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आदरणीय राहुल गांधी जी ने, विपक्ष के नेता ने जनता के सामने रखे उस वोट की चोरी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष जांच करने की बजाय एफिडेविट मांगने की बात करता है, और उनके प्रवक्ता के तौर पर बीजेपी के लोग आकर बयान देना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे इलेक्शन कमीशन और बीजेपी दोनों पार्ट एंड पार्सल हों, दोनों की मिलीजुली सरकार चल रही हो, जैसे चुनाव पूरे चोरी करवाए जा रहे हों। तो ऐसे तमाम मुद्दों पर, चाहे वो मुद्दा किसान का हो, चाहे वो मुद्दा मजदूर का हो, चाहे वो मुद्दा महिलाओं पे होने वाले उत्पीड़न का हो, चाहे दलित आदिवासी वंचित वर्गों पे होने वाले उत्पीड़न का हो, चाहे उनकी हकमारी का हो, चाहे शिक्षा को महंगा करके शिक्षा को छीनने का हो, चाहे तमाम PSUs को बेचकर 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह आउटसोर्स करके ठेके पर देकर इन वंचित वर्गों की नौकरियां छीनने का हो, इन तमाम वर्गों के इन तमाम मुद्दों पर हम लोग श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ इन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे, जिसमें तमाम किसान संगठन, तमाम दलित पिछड़े वर्गों के संगठन और मिशन जय भीम, ये सब लोग जो मिल के जो एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रहे हैं, उस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से हम अपने तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और साथ ही साथ अपने होने वाले अधिकारों के अतिक्रमण पर और संविधान की रक्षा पर, इन तमाम मुद्दों पर खुल के बात करेंगे। और मैं आह्वान करता हूँ तमाम संविधान में भरोसा करने वाले लोगों का, तमाम दलित पिछड़े वंचित वर्ग के लोगों का जो दिल्ली NCR में रहते हैं विशेष तौर पर, वो लोग आने वाले 27 सितंबर को डॉक्टर अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड पर सुबह 9:30 तक जरूर आ जाएं। 10:30 से 3 बजे तक ये सभा चलेगी और हम सब लोग मिलकर आने वाले भविष्य की रणनीति तैयार करेंगे। धन्यवाद।